साल 1088 यूरोप में पहली यूनिवर्सिटी का निर्माण होता है। नाम था बोलोनिया विश्वविद्यालय। लेकिन वहां से कई मीलों दूर भारत में उससे भी 600 साल पहले हजारों छात्रों की ज्ञान प्राप्ति का केंद्र बनी हुई थी, जिसका नाम था नालंदा महाविहार। दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जहां एडमिशन लेने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं था, बल्कि वहां कदम रखने से पहले छात्रों को द्वारपालों के कठिन सवालों के जवाब देने पड़ते थे। और सिर्फ 10 में से 2 या 3 छात्र ही इतने बुद्धिमान होते थे कि उन सवालों का जवाब दे पाए। यह सिर्फ ईंट पत्थरों से बना विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि मानवता के इतिहास का वो स्वर्ण मस्तक था, जहां पूरी दुनिया का ज्ञान आकर नतमस्तक हो जाता था। 5वीं शताब्दी में बनी इस यूनिवर्सिटी में चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम और मध्य एशिया के अन्य देशों से भी लोग पढ़ने आते थे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां 10,000 से अधिक छात्र थे, 300 कमरे थे, दुनिया की सबसे बड़ी 9 मंजिला लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख से अधिक पुस्तक थे, जो न सिर्फ गणित और विज्ञान बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझा रहे थे। शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट ने यहीं रहकर अपनी लोकप्रिय पुस्तक आर्यभट्टीय की रचना की और विश्व भर के विद्यार्थियों को पढ़ाया। और यहाँ कई विद्वानों ने ज्ञान की प्राप्ति की। लेकिन 12वीं सदी में नालंदा पर ऐसा हमला हुआ, जिसने सिर्फ एक विश्वविद्यालय को नहीं, बल्कि सदियों से संजोए गए ज्ञान के सबसे बड़े खजाने को राख में बदल दिया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार पर हमला कर दिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं का नरसंहार किया गया और कहा जाता है कि इसकी विशाल लाइब्रेरी में लगी आग कई महीनों तक जलती रही। लेकिन आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को क्यों जलाया? क्या वजह थी कि दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालय उसकी आंखों में खटकने लगा? नालंदा इतना खास क्यों था कि पूरी दुनिया के छात्र यहाँ ज्ञान लेने आते थे? और कैसे एक भारतीय विश्वविद्यालय ने उस दौर में विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र में पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया? जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की वो हैरान कर देने वाली कहानी, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता का गौरव थी। 5वीं शताब्दी का भारत, गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस समय जब यूरोप के कई हिस्सों में लोग कबीलाई युद्धों में उलझे हुए थे, जब दुनिया के बड़े हिस्सों में बेसिक एजुकेशन तक एक सपना थी, तब भारत की धरती पर ज्ञान, विज्ञान, दर्शन अपने चरम पर था। और इसी दौर में बिहार की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ दुनिया के सबसे महान यूनिवर्सिटी माने जाने वाली नालंदा महाविहार का। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से मिलकर बना है। ना आलमदा यानी ज्ञान का ऐसा प्रवाह जो कभी ना रुके। कहा जाता है कि जिस जगह नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई, वहां कभी भगवान बुद्ध के चरण पड़े थे। बुद्ध कई बार इस क्षेत्र में आए थे और उन्होंने यहीं अपने शिष्यों को उपदेश भी दिए थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महान भगवान महावीर का भी इस क्षेत्र से गहरा संबंध माना जाता है। यानी कि यह भूमि सिर्फ शिक्षा की नहीं, बल्कि आध्यात्म और ज्ञान की भी सबसे पवित्र धरती मानी जाती थी। करीब 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शक्तिशाली सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने यहाँ नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई। लेकिन ये सिर्फ एक साधारण गुरुकुल नहीं था। आने वाले कई 100 वर्षों में अलग अलग राजाओं ने इसे इतना विशाल बना दिया कि पूरी दुनिया के विद्वान यहाँ आने का सपना देखने लगे। गुप्त वंश के बाद सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा को भरपूर संरक्षण दिया। फिर पाल वंश के राजाओं ने इसे और भी भव्य बना दिया। नालंदा को चलाने के लिए 100 से ज्यादा गांव दान में दिए गए थे, जिनसे मिलने वाला अनाज, धन और कर यहाँ पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों के काम आता था। धीरे धीरे नालंदा सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एजुकेशनल कैपिटल बन चुकी थी। चीन, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका, जापान, इंडोनेशिया, फारस और मध्य एशिया तक के छात्र हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आते थे। कई यात्रियों ने लिखा है कि नालंदा पहुंचने के लिए लोगों को महीनों जंगल, पहाड़ और रेगिस्तान पार करने पड़ते थे, लेकिन फिर भी वो आते थे, क्योंकि उस समय ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना अगर कहीं था तो वो नालंदा ही था। लेकिन क्या नालंदा में कोई भी व्यक्ति आकर शिक्षा ले सकता था? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए, आप हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश से महीनों का सफर करके भारत पहुंचे हैं।
सिर्फ इस उम्मीद में कि आपको दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन वहां पहुंचते ही आपका सामना किसी साधारण गार्ड से नहीं बल्कि विद्वान द्वारपालों से होता था। कई विद्वानों के प्राचीन लेखों की माने तो नालंदा में दाखिला लेने वाले छात्रों में से सिर्फ 20% ही प्रवेश पा पाते थे। सबसे पहला टेस्ट यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर होता था। यहाँ बैठे द्वारपाल धर्म, दर्शन, व्याकरण, तर्क शास्त्र और बौद्ध ग्रंथों से जुड़े इतने कठिन सवाल पूछते थे कि अच्छे अच्छे विद्वानों के पसीने भी छूट जाते थे। अगर कोई छात्र इस पहले चरण को पार कर लेता तब भी उसका संघर्ष खत्म नहीं होता था। इसके बाद उसे 2 और स्तर की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। यानी नालंदा सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं थी बल्कि ज्ञान की ऐसी परीक्षा थी जहां सिर्फ वही टिक पाता था जिसके अंदर असली प्रतिभा और धैर्य दोनों है। और एक बार प्रवेश मिल जाने के बाद छात्रों को वहीं रहना भी पड़ता था, क्योंकि नालंदा पूरी तरह से रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ हजारों छात्रों के रहने के लिए अलग अलग कक्ष बने हुए थे। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में करीब 300 कमरे थे जहाँ विद्यार्थी दिन रात अध्ययन, चर्चा और शोध में लगे रहते थे। सुबह घंटियों की आवाज के साथ दिन शुरू होता या फिर गुरुओं के साथ शास्त्रार्थ, लेक्चर और डिबेट चलते थे। उस समय नालंदा का माहौल किसी आधुनिक यूनिवर्सिटी कैंपस से कम नहीं माना जाता था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह सब आज से लगभग 1500 साल पहले हो रहा था। नालंदा की महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन से भारत तक हजारों किलोमीटर का खतरनाक सफर तय करके आने वाले यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इसकी जमकर तारीफ की है। इसमें सबसे प्रसिद्ध नाम था चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग का। करीब 637 ईस्वी में वेनसांग भारत पहुंचे और नालंदा आकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ लगभग 5 साल बिताए। नालंदा में उन्हें मोक्ष देव नाम दिया गया। वेनसांग लिखते हैं कि उस समय नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि अपने आप में पूरा ज्ञान का शहर था। यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी और 1500 से ज्यादा शिक्षक मौजूद थे। सोचिए, आज से लगभग 1400 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में बेसिक एजुकेशन तक व्यवस्थित नहीं थी, तब भारत में इतनी विशाल रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी मौजूद थी जहां चीन, जापान, कोरिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, तुर्की, फारस और मध्य एशिया तक के छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा की वास्तुकला भी उस दौर के इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं थी। पूरी यूनिवर्सिटी लाल ईंटों से बनी हुई थी और इसकी विशाल इमारतें दूर से ही लोगों को चौंका देती थी। वेनसांग लिखते हैं कि यहाँ की कुछ इमारतें इतनी ऊंची थी कि ऐसा लगता था मानो वो बादल को छू रही है। यूनिवर्सिटी में 11 बड़े बड़े हॉस्टल्स बने हुए थे, सुंदर मंदिर थे, विशाल लेक्चर हॉल्स थे और हर छात्र के लिए अलग कमरा दिया जाता था। उन कमरों में रोशनी और ताजी हवा आने का बेहतरीन इंतजाम था। पत्थर की बनी चौकियां थीं, दीवारों में अलमारियां बनाई गई थी जहां विद्यार्थी अपने ग्रंथ और पांडुलिपियां रखते थे। परिसर के अंदर बड़े बड़े बगीचे थे, शांत तालाब थे जिनमें नीले कमल खिला करते थे। कहा जाता है कि यहाँ 7 से 10 बड़े जलाशय मौजूद थे और सबसे हैरानी की बात, नालंदा का ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी कई इंजीनियर उसे देखकर दंग रह जाते हैं। यानी उस दौर में भारत सिर्फ ज्ञान में नहीं, आर्किटेक्चर और सिटी प्लानिंग में भी दुनिया से कई कदम आगे था। वेनसांग ने लिखा था कि जब वे नालंदा से लौटे तो 657 संस्कृत ग्रंथ और बौद्ध धर्म से जुड़े 150 अवशेष अपने साथ वापस ले गए, जिन्हें ले जाने में उन्हें 20 घड़ों की जरूरत पड़ी थी। खैर, उनके जाने के बाद नालंदा की ख्याति और भी तेजी से पूरी दुनिया में फैलने लगी। अगले कुछ दशकों में चीन और कोरिया से कई और यात्री यहाँ पहुंचे। इनमें से एक और प्रसिद्ध नाम था इत्सिंग का। इत्सिंग ने नालंदा में लगभग 10 साल बिताए और जब वो वापस चीन लौटे तो अपने साथ 400 से ज्यादा ग्रंथ ले गए। लेकिन नालंदा में विद्यार्थियों की दिनचर्या कैसी थी, तो इसे लेकर इत्सिंग लिखते हैं कि सुबह घंटी बजते ही सभी भिक्षु उठ जाते थे। इसके बाद परिसर में बने तालाबों में स्नान किया जाता था। नहाने के बाद वो 1.5 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा कपड़ा अपनी कमर पर लपेट लेते और कोई भी भिक्षु खाना खाने के बाद नहीं नहाता। इस विश्वविद्यालय में दिन भर बहसें चलती थी, दर्शन पर, गणित पर, चिकित्सा पर, खगोल विज्ञान पर। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा में अगर कोई डिबेट शुरू हो जाए तो वो घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती थी। साथ ही यहाँ विद्यार्थियों को कोई फीस भी नहीं देनी होती थी। यहाँ पढ़ने वाले में हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, पद्मसंभव और हुएन सांग जैसे बड़े बड़े नाम शामिल थे। दोस्तों, नालंदा की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल इमारतें या हजारों छात्र नहीं थे, बल्कि उसकी असली ताकत यहाँ का उसका पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। धर्मगंज यानी ज्ञान का खजाना।
या धर्म का पर्वत। और सच कहें तो उस दौर में ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नॉलेज सेंटर माना जाता था। धर्मगंज कोई साधारण लाइब्रेरी नहीं थी। ये 3 विशाल बहुमंजिला इमारतों में फैली हुई थी, जिसके नाम थे रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से रत्नोदधि नाम की इमारत करीब 9 मंजिला बताई जाती है। सोचिए, आज से 1500 साल पहले भारत में 9 मंजिला पुस्तकालय मौजूद था, जिसमें लाखों की संख्या में हाथों से लिखी गई पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई थी। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबों और ग्रंथों का संग्रह था। और ये किताबें सिर्फ धर्म या बौद्ध दर्शन तक सीमित नहीं थी। यहाँ गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, चिकित्सा, वास्तुशास्त्र, राजनीति, तर्कशास्त्र और ब्रह्मांड के रहस्यों तक पर शोध किया जाता था। उस समय जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग बेसिक साइंस से भी अनजान थे, तब नालंदा के विद्वान ग्रहों की गति, शून्य, एस्ट्रोनॉमी और इंसानी शरीर तक पर गहराई से अध्ययन कर रहे थे। कहा जाता है कि महान गणितज्ञ और खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट का भी इसी क्षेत्र और नालंदा का विद्वत परंपरा से गहरा संबंध रहा। वो कुछ समय के लिए नालंदा के मुखिया भी रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस समय इतनी सारी किताबें आखिर रखी कैसे जाती होंगी। दरअसल उस दौर में किताबें कागज पर नहीं बल्कि ताड़ के पत्तों और चर्म पत्रों पर लिखी जाती थी। उन्हें खराब होने से बचाने के लिए विशेष तेल और लेप लगाए जाते थे। यानी नालंदा सिर्फ इकट्ठा ज्ञान नहीं कर रहा था, बल्कि उसे सदियों तक सुरक्षित रखने की टेक्नोलॉजी भी विकसित कर चुका था। अगर आसान शब्दों में कहें तो धर्मगंज उस दौर का ज्ञान का महासागर था। एक ऐसा खजाना जिसकी तुलना आज के इंटरनेट से भी करना छोटा लग सकता है। मगर फिर शुरू हुआ नालंदा महाविहार के इतिहास का वो काला अध्याय जो आज भी हमारी रूह कपा देता है। दरअसल 12वीं सदी आते आते भारत के हालात बदलने लगे थे। कभी एकजुट रहने वाला भारत अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए मध्य एशिया से तुर्क आक्रमणकारियों के हमले शुरू हो गए। इन्हीं आक्रमणकारियों में एक नाम था बख्तियार खिलजी, एक ऐसा सेनापति जिसका नाम आगे चलकर नालंदा के विनाश के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी सेनापति था। उसने बहुत कम समय में बिहार और बंगाल के सबसे बड़े हिस्से पर हमला करके कब्जा जमा लिया। उसकी सेना बिजली की तरह हमला करती थी, अचानक, तेज और बेरहमी से। कई ऐतिहासिक विवरण में लिखा है कि वो बौद्ध मठों और बड़े शिक्षा केंद्रों को निशाना बनाता था। कुछ लोगों का मानना है कि उसे लगता था कि इन विश्वविद्यालयों में अपार धन छुपा हुआ है, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उस दौर में बौद्ध संस्थानों को धार्मिक और राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश भी की जा रही थी। इसी दौर से जुड़ी एक बेहद मशहूर कहानी भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि एक बार बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके अपने हकीम और वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाए। तब उसे नालंदा के प्रसिद्ध वैद्य राहुल श्रीभद्र के बारे में बताया गया। लेकिन खिलजी इतना घमंडी था कि उसने शर्त रख दी कि वो किसी भारतीय वैद्य की दवा नहीं खाएगा। तब वैद्य राहुल श्रीभद्र ने कथित तौर पर कुरान के पन्नों पर एक विशेष औषधि का लेप लगाया और कहा कि रोज इन्हें पढ़िए। जैसे जैसे खिलजी पन्ने पलटता गया, दवा उसके शरीर में पहुंचती गई और कुछ समय बाद वो ठीक हो गया। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को लोक कथा मानते हैं, लेकिन वो इस बात पर सहमत हैं कि आगे चलकर बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर बेहद विनाशकारी हमला किया। दरअसल ठीक होने के बाद बख्तियार खिलजी खुश होने के बजाय एक अजीब झटके में चला गया। उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि जिन भारतीय बौद्ध भिक्षुओं और वैदों को वो अपने से कम समझता था, उनके पास उसके शाही हकीमों से कहीं ज्यादा ज्ञान था। और जब उसे पता चला कि नालंदा में 90 लाख से ज्यादा पुस्तकों वाला दुनिया का सबसे विशालकाय पुस्तकालय मौजूद है, जहाँ विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और दर्शन का अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, तो उसका घमंड और गुस्सा दोनों भड़क उठे। कहा जाता है कि इसी अहंकार और कट्टरता में उसने नालंदा महाविहार पर हमला कर दिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं और विद्यार्थियों को बेरहमी से मार डाला गया। कई लोगों को जिंदा जला दिया गया और सदियों से ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले उस महान विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी में इतनी किताबें थीं कि आग कई महीनों तक जलती रही। कुछ विवरणों में 3 महीनों तक तो कुछ में 6 महीनों तक आग जलने का जिक्र मिलता है, क्योंकि उस समय की पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों, चम्रपत्र और विशेष लेप वाली सामग्री पर लिखी जाती थी, जो धीरे धीरे जलती थी। और इनमें से बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में थी, जो कि दोबारा रिकवर नहीं की जा सकी। दोस्तों, सदियों तक नालंदा महाविहार इतिहास की धूल में दफन पड़ा रहा। धीरे धीरे लोग भी इसे भूलने लगे। जिस जगह हजारों विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करते थे, अब
वो खंडहर और टूटे हुए मिट्टी के टिले और वीरान मैदान में तब्दील हो गया था। आसपास के गांव वालों को बस इतना पता था कि यहाँ कभी कोई बहुत बड़ा प्राचीन नगर हुआ करता था। फिर 19वीं सदी में अंग्रेज शासन के दौरान कुछ विदेशी यात्रियों और पुरातत्वविदों का ध्यान इस जगह की ओर गया। चीनी यात्री वैनसांग और सिंह के यात्रा वर्णनों को पढ़कर ब्रिटिश पुरातत्वविदों को शक हुआ कि बिहार के इन खंडहरों के नीचे शायद वही खोया हुआ नालंदा महाविहार छुपा हुआ है। फिर साल 1915 में यहाँ एक बड़े स्तर पर खुदाई का काम शुरू किया गया, जो 1937 तक लगातार चलता रहा। इसके बाद आजादी के बाद भी 1974 और 1982 में यहाँ कई दौर की खुदाई और रेस्टोरेशन का काम हुआ। ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम और बाद में भारतीय पुरातत्वविद हीरानंद शास्त्री जैसे विशेषज्ञों ने इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई वैसे वैसे इतिहास फिर से बाहर आने लगा। लाल ईंटों से बनी विशाल दीवारें, मंदिरों के अवशेष, छात्रावासों के कमरे, प्राचीन मूर्तियां, सीढ़ियां, आंगन और लेक्चर हॉल्स धीरे धीरे सामने आने लगे। खुदाई में जो संरचना मिली उन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ये साफ हो चुका था कि भारत में करीब 1500 साल पहले इतनी विशाल और एडवांस यूनिवर्सिटीज सच में मौजूद थी। आज भी नालंदा के खंडहर लगभग 14 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि असली नालंदा इससे कई गुना ज्यादा विशाल था, जिसका बड़ा हिस्सा अब भी जमीन के नीचे दबा हुआ हो सकता है। और अब भारत सरकार ने फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी को एक नए रूप में शुरू किया है। तो दोस्तों, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी अपने पुराने स्वरूप में मौजूद होती तो क्या भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र बन सकता था? और खिलजी ने नालंदा को क्यों जलाया? घमंड की वजह से या फिर भारतीयों के ज्ञान के डर और ईर्ष्या की वजह से? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास हर भारतीय तक पहुंचे। और ऐसे ही हैरान कर देने वाले सच्चे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।